67वीं बीपीएससी प्री के बाद एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी प्री के री एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से आए। हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। 8 मई को 67वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ था जो बाद में कैंसिल हो गया, लेकिन उस एग्ज़ाम में हिस्ट्री के 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से आए थे, जिसका मैंने प्रूफ भी आप लोगों को दिया था। फिर उसी 67वीं बीपीएससी प्री का री एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले 30 सितंबर को हुआ और उस एग्ज़ाम में भी फिर से हिस्ट्री के 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से ही आए। इसका मतलब 2 बार लगातार बीपीएससी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से आए हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बीपीएससी के किसी एक एग्ज़ाम में मेरे लेक्चर से सभी प्रश्न का मैच करना एक संयोग हो सकता है, लेकिन बार बार मेरे लेक्चर से सभी प्रश्न का मैच करना क्या वह संयोग कहलाएगा? तो जवाब होगा नहीं, यह संयोग नहीं कहलाएगा, बल्कि यह मेरा मेहनत है जो बता रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री में कितना मेहनत किया है। यहाँ अभी मैंने एक शब्द बोला फ्री। यह फ्री शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे, इसे समझते हैं कि आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड बैच ज्वाइन करते हैं, मतलब पैसे देकर बीपीएससी की क्लास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एग्ज़ाम में 100% प्रश्न तो छोड़िए, 50% प्रश्न भी एग्ज़ाम में मैच नहीं करते हैं उस पेड बैच से, चाहे वह यूट्यूब पे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन पेड बैच हो। यानी पैसे देकर जो आप बीपीएससी की क्लास ले रहे हैं, तो उस क्लास से 100% तो प्रश्न को छोड़ ही दीजिए, 50% प्रश्न भी एग्ज़ाम में मैच नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं कि चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि एग्ज़ाम में सभी प्रश्न मेरे लेक्चर से आए हैं। लेकिन चिल्लाकर तो कहते ज़रूर हैं, लेकिन उसका वो लोग कभी भी प्रूफ नहीं देते हैं कि हाँ, यह प्रश्न देख लीजिए, यह सभी प्रश्न मेरे लेक्चर से आए हैं। कभी भी वो लोग प्रूफ नहीं देते हैं। इसका कारण यह है कि 50% या 50% से अधिक प्रश्न कभी भी बीपीएससी के एग्ज़ाम में उनके लेक्चर से आते ही नहीं हैं, इसीलिए वो लोग प्रूफ देंगे कहाँ से। लेकिन अगर अब मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों से एक पैसे भी नहीं लेता हूं, मतलब आप लोगों को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, और उसके बावजूद एग्ज़ाम में हिस्ट्री के 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से ही आते हैं। और सिर्फ ये 2 एग्ज़ाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 67वीं बीपीएससी प्री और 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भविष्य में होने वाले बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में हिस्ट्री के 100% प्रश्न मेरे लेक्चर से ही आएंगे। यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि भविष्य में जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम होंगे उन सभी में आप देख लीजिएगा कि हिस्ट्री के जो 100% प्रश्न मैं कह रहा हूं वह मेरे ही लेक्चर से आएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अंधविश्वासी मत बनिए। अगर आप एसडीएम बनने की सपना देख रहे हैं तो आप में इतना समझ तो जरूर होगा कि कौन आपके साथ चीट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा है और कौन नहीं पढ़ा रहा है, कौन आपका शोषण कर रहा है
और कौन आपका शोषण नहीं कर रहा है। तो इतनी बात तो आपको भी समझ में आनी चाहिए। अब चलिए बगैर देर किए प्रूफ को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 67वीं बीपीएससी प्री के री एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कि मेरे लेक्चर से कहां से मैच किए हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पर देखिए यह जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है वह मेरे लेक्चर का है और यह जो क्या है यह टॉपिक है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी टॉपिक के अंतर्गत इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। आइए आंसर देख लेते हैं। पेशावर, पेशावर लिखा हुआ है, इसी के अंतर्गत लिखा हुआ है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, बहादुर खां एवं फके अफगान के नाम से भी जाना जाता है। तो वही आंसर आपको यहाँ पर प्रूफ मिल गया कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए झांसी, झांसी लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मीबाई का जन्म एवं समाधि के बारे में। तो जन्म हुआ था वाराणसी में, जबकि समाधि जो कहां पर है तो ग्वालियर में, क्योंकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और वहीं पर समाधि भी है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। वो है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो सही आंसर होगा माइकल ओ डायर। या प्रूफ में देख लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है माइकल ओ डायर की हत्या कब और किसने किया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग, कौन सा विभाग, श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। सही आंसर होगा जगजीवन राम। तो आइए प्रूफ में देख लेते हैं। यहाँ देखिए जगजीवन राम लिखा हुआ है, जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था और यहाँ पर है भी अंतरिम सरकार 1946। अब नेक्स्ट प्रश्न वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था कब। तो सही आंसर होगा दिसंबर 1946। यहाँ प्रूफ में देख लेते हैं कि इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो निर्विरोध चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष। तो क्या होगा दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूप में देख लेते हैं यहाँ बारदोली सत्याग्रह, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। वह है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। वह होगा दीपावली के अवसर पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्हें जेल कब हुआ था और किस अवसर पर, किस मौके पर हुआ था। यहाँ देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का यह टॉपिक है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो शुरू होने से पहले जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सभी को अलग अलग जगह पर जो है कैद करके रखा गया था, जिसमें से जयप्रकाश नारायण को भी कैद किया गया था। और कहाँ रखा गया था तो हजारीबाग जेल में। और यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि जयप्रकाश नारायण राष्ट्र स्तर के नेता की पहचान इन्हें मिली थी और जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को इन्होंने संचालित किया था। बात करते हैं कि जब यह हजारीबाग जेल से फरार हुए थे तो उस समय कौन सा फेस्टिवल था, दीपावली। तो दीपावली के अवसर पर ही यह हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो आप इस टॉपिक पे वहां पर लेक्चर में जो है जाकर उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। या रिकॉर्डिंग क्यों नहीं लगाया गया है, इसका कारण है कि पिछले बार जब मैंने प्रूफ दिया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि रिकॉर्डिंग का आवाज जो है क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से इस बार रिकॉर्डिंग नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर टॉपिक आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि देखिए टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप इस टॉपिक के लेक्चर को सुन सकते हैं कि वहां पर हमने आपको कहा है कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे दीपावली के अवसर पर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो सही आंसर होगा रैंडी मैकडोनाल्ड, जबकि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो आइए प्रूफ में देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन के सदस्य तो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो वह है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। वह है सही आंसर 1931 होगा। तो प्रूफ में देख लेते हैं। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ सिर्फ आपसे ईस्वी पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया।
सही आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो आइए यहाँ प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो वही प्रश्न यहाँ पर भी है, तो चूंकि स्वराज को ही स्वाधीनता भी कहा जाता है, मैंने कई बार लेक्चर में इस शब्द को कहा है कि स्वराज को स्वाधीनता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था इसी अधिवेशन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो वह है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो सही आंसर होगा स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप। आइए प्रूफ में देखते हैं। तो चूंकि दो द्वीप था, ठीक है, दो द्वीप का जो है सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था, एक अंडमान अंडमान द्वीप, तो अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था? शहीद, जबकि निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, स्वराज रखा था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वह है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रूफ में कि यह टॉपिक, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यह टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया है उसका नाम है उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथी काल, जो 1905 से 1919 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा गया है कि प्रारंभ में वो जो बंग विरोधी आंदोलन था, तो उस आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, अब आप इसी लेक्चर के, मतलब कि इस लेक्चर को सुन सकते हैं। वहां पर हमने कहा है कि जब मैंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने कहा था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक कथन कहा था कि ये जो बंगाल विभाजन है, तो बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो आप रिकॉर्डिंग को वहां पर जाकर सुन सकते हैं। ठीक है, तो और टॉपिक कौन सा है? तो उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथी काल का टॉपिक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वह है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? यह सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए प्रूफ पे देखते हैं। क्या चौरी चौरा कांड लिखा हुआ है जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अब बात करते हैं आजाद दस्ता। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा भी था, यह देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक है, जहां पर जयप्रकाश नारायण क्या हुआ कि इसी आंदोलन के समय यह गिरफ्तार भी हुए थे, और इसी आंदोलन के दौरान यह जो है जेल से फरार भी हो गए थे दीपावली के अवसर पर। और फरार होने के बाद इन्होंने क्या किया था कि आजाद दस्ता का गठन किया था, और उसका गठन करके इस आंदोलन में उन्होंने अपना सहयोग दिया था। तो वहां पर आप रिकॉर्डिंग में इस बात को, मतलब उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। फिर बात करते हैं कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर। यहाँ देख लीजिए मुजफ्फरपुर बम कांड लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने किया था। जगह क्या होगा? मुजफ्फरपुर। अब नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आइए प्रूफ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार के गवर्नर, ठीक है, तो एसपी सिन्हा। फुल फॉर्म आपको बताया गया लेक्चर में कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है प्रथम भारतीय, और देख लीजिए प्रश्न भी बिल्कुल सेम है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसे शॉर्ट में एसपी सिन्हा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सही आंसर होगा सिद्धू एवं कानू। प्रूफ में देख लेते हैं। संथाल विद्रोह या जिसे हुल विद्रोह भी कहा जाता है, तो इसका जो है मतलब नेतृत्व किसने किया था? तो 4 भाई ने मिलकर किया था, सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष पृथक किया गया? तो सही आंसर होगा 1936। यहाँ देखिए जब आपको भारत का वायसराय पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया था। 1910 से 1916 तक उन्होंने शासन किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 1911 में बहुत सारी घोषणा किया गया था, जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जॉर्ज पंचम आए थे भारत, तो उन्हीं के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो उसी में जो है, उसी दौरान एक घोषणा किया गया था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा। तो बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा 1911 में किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ, और उस बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन यह प्रश्न है कि उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो वह 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। तो यह बात आप रिकॉर्डिंग में, मतलब भारत का वायसराय जहां लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पढ़ाया गया है, तो वहां पर आप जाकर यह सुन सकते हैं कि मैंने आपको यह बात कहा है
कि उड़ीसा बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ और अलग होकर वह एक अलग प्रांत बना। फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर होगा राजगिरी। यहाँ देखिए लिखा हुआ बौद्ध संगीतिया, पहला जो है 483 ईसा पूर्व में कहां पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आपको चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ाया गया है। तो वहां पर लेक्चर में जाकर आपको यह सुनना है कि वहां पर मैंने कहा था कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त बड़े पुत्र थे, समुद्रगुप्त ने अपनी सत्ता अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को सौंपा था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? कुछ कारण की वजह से, वह कारण को मैंने बताया भी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। तो आप इस गुप्त साम्राज्य के लेक्चर में जाकर इस बात को सुन सकते हैं, मैंने कहा है या नहीं कहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्धन वंश, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा पुष्यभूति। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ देखिए पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता है। तो इसका यहाँ पर संस्थापक कौन है? तो वह पुष्यभूति है। फिर बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? सही आंसर होगा चेर। चेरा लिख दिया है, चेर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए संगम काल के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया है, जब चेर वंश पढ़ाया जा रहा था तो यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध को इन लोगों ने स्थापित किया। फिर बात करते हैं मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। तो यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर लेक्चर में क्या है कि मैंने आपको यह बात बताया है। तो आप दिल्ली सल्तनत, यहाँ देखिए टॉपिक क्या है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जब आप पढ़िएगा, यहाँ पर जाकर जब आप उन्हें सुनेंगे तो वहां पर क्या होगा कि मैंने आपको बोला है कि इनका साम्राज्य जो था वो दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इनके साम्राज्य। फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न वह है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो वह होगा अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ देखिए प्रूफ में है अलाउद्दीन खिलजी का यह जो पॉइंट है, यह लिखा हुआ है कि इन्होंने, यह देखिए कि इन्होंने उलेमा एवं खलीफा की उपेक्षा किया था, अर्थात उनकी शक्ति का विरोध। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, वह है तुगरिल खां। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? वह बलबन होगा। तो आप दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जब मैं आपको पढ़ाया हूं तो वहां पर जाकर आप यह बात सुन सकते हैं कि मैंने कहा है कि तुगरिल खां ने वह बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो वह सही आंसर होगा औरंगजेब। तो यहाँ देखिए औरंगजेब के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि औरंगजेब सर्व पहला मुगल शासक था जिसने 1679 में अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया था। ठीक है, जजिया कर लेने का मतलब यह हुआ कि इससे पहले किसी भी मुगल शासक ने अंग्रेजों से जजिया कर नहीं लिया था। तो वहां पर मैंने आपको कहा भी था कि जब जजिया कर लेने का मतलब यह हुआ कि यह पहला मुगल शासक था जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी क्योंकि जजिया कर शुरू करने का मतलब ही हुआ कि दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, वह है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसका सही आंसर होगा सी 1, 3, 4, यानी सती प्रथा का उन्मूलन, तीसरा धर्म परिवर्तन के कारण अयोध्या के प्रावधान को हटाना, और चौथा ठगों की संगठित गिरोहों का दमन करना। आइए देख लेते हैं प्रूफ में। यहाँ देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ाया गया था। तो यहाँ देखिए इन्होंने जो सामाजिक सुधार किया था तो उनमें से क्या क्या है? तो एक है सती प्रथा पर रोक, जो कि आपको मिल गया है ऑप्शन में। फिर दूसरा यहाँ देखिए ठगी प्रथा का अंत भी लिखा हुआ है, और तीसरा जो कि धर्म परिवर्तन के कारण पैतृक संपत्ति से वंचित करना भी इन्होंने अवैध कर दिया था। तो आपके प्रश्न में देखिए ये तीनों पॉइंट मैच किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो वह कौन होगा? नेपियर। नेपियर ने किया था, सही आंसर डी होगा। यहाँ देखिए लॉर्ड एलन बरो, मतलब किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था? तो गवर्नर जनरल उसमें कौन थे? तो लॉर्ड एलन बरो थे। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जो है 1843 ईस्वी में सिंध को किसने जीता था, और जीतकर किसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, विलय कर लिया था? तो वो चार्ल्स नेपियर ने। यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है चार्ल्स नेपियर, लेकिन गवर्नर जनरल अगर पूछता तो वह हो जाता एलन बरो। यहाँ देख रहे हैं कि आपको हर तरह से पढ़ाया गया है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि वह है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो वह होगा 1872। यहाँ देखिए लॉर्ड मेयो की बात अगर हो रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1872 में भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना या जनसंख्या की जनगणना की शुरुआत हुई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी, तो सही आंसर होगा 23 मार्च 1931। यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है प्रूफ में कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो टॉपिक है गांधीवादी युग 1919 से 1948। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, ठीक है, खुफिया रेडियो कहिए या भूमिगत रेडियो कहिए, सब एक ही बात है। तो खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, तो सही आंसर होगा ऊषा मेहता। तो आइए यहाँ देख लेते हैं कब यह प्रारंभ किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। यहाँ देखिए प्रूफ में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस की भूमिगत रेडियो की स्थापना किसने की थी, तो वह ऊषा मेहता ने किया था, ऊषा मेहता ने की थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि वह है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। यहाँ देखिए आंसर होगा जीवक। तो यहाँ पर आपको प्रूफ देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, बिंबिसार, बिंबिसार के बारे में पढ़ाया गया है कि इन्होंने क्या किया था कि अपने राजवैद्य जीवक को, चंड प्रदोष को जब पीलिया रोग हो गया था तो इन्होंने अपने मतलब राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो मतलब इनके जो है राजवैद्य कौन थे, इनके चिकित्सक कौन थे, तो वह जीवक थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें वह है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वह होगा इब्न बख्तियार खिलजी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है टॉपिक क्या है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार की विजय 1202 में किसने किया था, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम यही है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो गौरी का दास था, तो इसने ही बिहार की विजय किया था और बिहार में जो है तुर्क सत्ता को जो है स्थापित किया था और इसी वजह से बिहार में तुर्क सत्ता का यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आप लोगों ने सभी प्रश्न के प्रूफ को देख लिया। थैंक यू।